अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कभी तीर बदलते हैं तो कभी निशाना। चूंकि उनको 24 घंटे में जंग रुकवानी थी, सो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को साधने के लिए हर एक हथकंडा अपनाया। पुतिन की तारीफ की, कई बार उन्हें फोन घुमाया, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अमेरिका बुलाकर लताड़ा, उसी अमेरिकी ज़मीन पर पुतिन की मेहमान नवाजी की। लेकिन पुतिन ने हर एक बार उन्हें ठेंगा दिखा दिया। ट्रंप को उम्मीद थी कि पहली कोशिश ही आखिरी होगी, लेकिन वो भूल गए कि अब ग्रेटनेस का रंग उतर चुका है। गालिब की ज़बान में कहें तो वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। अब अमेरिका के अंजर पंजर ढीले हो चुके हैं, दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है। ट्रंप की बात अब सिर्फ इसलिए नहीं सुनी जा सकती क्योंकि वो अमेरिकी सदर हैं। रूस अब तक इसी सोच के साथ चल रहा है। ऐसे हालात में ट्रंप ने अब जो बाइडेन को याद किया है और फिर से उसी घिसी पिटी पुरानी स्ट्रेटजी पर उतर आए हैं। अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद ट्रंप ने पहली बार रूस के खिलाफ पाबंदियों का इस्तेमाल किया है। पाबंदियां लगी हैं रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर। जंग शुरू होने के बाद से रूस के खिलाफ अमेरिका का यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। खबर है कि भारत पर भी इसका असर हो सकता है, इसका बुरा असर हो सकता है, भारत इसकी चपेट में आ सकता है। खबर यह भी है कि इससे बचने की तैयारियां भी भारत ने शुरू कर दी हैं। कैसी तैयारियां, इस पर आज बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि क्या हैं ये पाबंदियां, इनकी नौबत ही क्यों आई, रूस अब क्या करेगा और सबसे ज़रूरी सवाल कि भारत पर इसका असर क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जैसा कि हमने बताया, पाबंदियां लगी हैं रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर। इनका नाम है रोजनेफ्ट और लुकोइल। ट्रंप ने इस फैसले का ऐलान करते हुए क्या कहा, सुनिए। I just felt it was time. We've waited a long time. I thought that we'd go long before the Middle East. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनका रूस के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला है। जो बाइडेन सरकार ने भी जाते जाते जनवरी 2025 में कई रूसी कंपनियों पर पाबंदियां लगाई थीं, लेकिन रोजनेफ्ट और लुकोइल का नाम उस लिस्ट में नहीं था। उस वक्त इन्हें बख्श दिया गया ताकि वैश्विक तेल बाजार, ग्लोबल ऑयल मार्केट स्थिर रहे और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कोई असर ना पड़े। हो भी ऐसा रहा है। ट्रंप के फैसले के बाद वैश्विक बाजार में तेल के दाम 5% तक बढ़ गए हैं। लंदन में रूस के दूतावास ने इस बाबत एक चेतावनी भी दी है। कहा है कि ट्रंप के फैसले से दुनिया भर की ईंधन आपूर्ति पर असर पड़ेगा और इससे कीमतें बढ़ेंगी। विकासशील देशों की एनर्जी सिक्योरिटी पर बुरा असर होगा। असर क्या होगा और क्या नहीं, इसको लेकर रूस का एक और बयान आया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है कि इन सब का रूस पर कोई असर नहीं होगा। पश्चिमी पाबंदियों की तो आदत सी हो गई है। हम इस कदम को पूरी तरह उल्टा और बेकार मानते हैं। इससे यह गलत संदेश जाता है कि यूक्रेन युद्ध पर किसी भी सार्थक बातचीत की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारे देश को पश्चिमी पाबंदियों की अब आदत हो गई है। हम अपने आर्थिक विकास को और खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में पहले की तरह मजबूती से आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन क्या वाकई मारिया की बात सच है? डेटा देखिए। तेल रूस की इकोनॉमी का लगभग 20% हिस्सा बनाता है और उसकी करीब 70% कमाई तेल के एक्सपोर्ट से होती है। सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है। वो हर दिन करीब 70 से 80 लाख बैरल तेल बेचता है और ब्लूमबर्ग के मुताबिक रोजनेफ्ट और लुकोइल दोनों कंपनियां मिलकर रूस के कुल तेल एक्सपोर्ट का लगभग आधा हिस्सा संभालती हैं, करीब 31 लाख बैरल तेल रोजाना। रोजनेफ्ट देश के कुल तेल उत्पादन का लगभग आधा निकालती है और वो तेल ब्रिटिश सरकार के अनुमान के मुताबिक दुनिया के कुल उत्पादन का 6% है। रोजनेफ्ट पर रूसी सरकार का नियंत्रण है। इसके मुखिया हैं इगोर सचिन पुतिन के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। दूसरी तरफ लुकोइल एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसका भी कद बड़ा है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने भी रोजनेफ्ट और लुकोइल पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे। ऐसे में सवाल है कि इन पाबंदियों से रूस का असल में कितना नुकसान होगा? क्या रूस पर कोई दबाव बनेगा? क्या रूस इनके सामने झुकने को तैयार होगा? ये समझेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है भारत की बात। क्यों? क्योंकि रूस के तेल एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा चीन और भारत को जाता है। 2022 में यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार बन गए हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ट्रंप के इस फैसले पर चीन का जवाब भी आया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है।
आप जानते ही हैं कि साल 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद जब ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ा तो भारत ने रूस से इफरात तेल खरीदना शुरू किया। ये फायदेमंद भी था क्योंकि रूस ने अच्छा खासा डिस्काउंट दिया था। भारत की खरीद बढ़ती रही। कुल तेल आयात में रूसी तेल का हिस्सा 37 से 40% तक पहुंच गया और इस तरह भारत बन गया रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार। चीन पहले नंबर पर। फन फैक्ट, रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने ही भारत को कहा था। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप आए तो उनको दिक्कत होने लगी। बयानों पर बयान आते रहे, टैरिफ पर टैरिफ लगते रहे। पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा, फिर रूस से तेल खरीद पर एक्स्ट्रा 25% फिर से टैरिफ लगा। पेनल्टी के तौर पर अभी भी वो पेनल्टी लागू है। इन सब के बाद ट्रंप का ये नया फैसला आया है, रोजनेफ्ट और लुकोइल पर पाबंदी। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीदार हैं। रिलायंस और नायरा के साथ रोजनेफ्ट की डील है। नायरा एनर्जी पर ब्रिटेन और ईयू ने पहले ही पाबंदी लगा रखी है। ब्रिटेन का और ईयू का तर्क था कि नायरा ने 2024 में रूसी कंपनियों से अरबों डॉलर का तेल खरीदा था, तो ऐसे में ये कंपनियां अब क्या करेंगी? इसका एक जवाब तो ट्रंप ने फैसले का ऐलान करते हुए ही दे दिया। कहा कि भारत रूसी तेल की खरीद कम करने को तैयार है। मुझे लगता है कि मैं इस बारे में शी जिनपिंग से बात करूंगा। ये थोड़ी अलग तरह की बातचीत होगी। भारत ने मुझे बताया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। ये धीरे धीरे ही होगा, आप एकदम से बंद नहीं कर सकते। साल के अंत तक उनकी खरीद लगभग खत्म हो जाएगी। ये वाकई बड़ी बात है। पहले लगभग 40% तेल वहीं से आता था। भारत ने बहुत अच्छा साथ दिया है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी बात हुई और उन्होंने पूरी तरह से इस पर मेरा साथ दिया। बाकी चीन की बात थोड़ी अलग है। ट्रंप के इस बयान की तस्दीक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी कर रही हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल खरीदने में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है। रिपोर्ट कहती है कि रिलायंस रोजनेफ्ट से तेल खरीद रोकने या उसको घटाने पर विचार कर रहा है। कंपनी के प्रवक्ता ने रॉयटर्स से कहा है कि हमारा इंपोर्ट रिकैलिब्रेशन चल रहा है। रिलायंस के अलावा सरकारी रिफाइनरी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की जांच कर रही हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अब कोई सप्लाई सीधे रोजनेफ्ट या लुकोइल से न जाए। एक अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स ने लिखा है कि बहुत बड़ी कटौती होगी। अमेरिकी वित्त विभाग ने कंपनियों को 21 नवंबर तक का वक्त दिया है कि वे रूस की तेल कंपनियों से जुड़े अपने सभी लेन देन निपटा लें। इस बीच ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही है कि भारत तेल का जुगाड़ अब खाड़ी देशों में फिर से तलाश रहा है। दरअसल जिस दौरान भारत ने रूस से तेल खरीदारी बढ़ाई थी, उसी दौरान उसने खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों से खरीद कम कर दी थी। लेकिन ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ने मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। रिलायंस ने इराक के बसरा मीडियम, अल शाहीन और कतरलैंड से कम 25 लाख बैरल तेल खरीदा है। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती हैं तो भारत अमेरिका के रिश्ते सही दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप यही सब तो चाहते थे। इसके आसार को लेकर एक और रिपोर्ट है। अंग्रेजी अखबार लाइव मिंट की एक रिपोर्ट ने इससे जुड़ा दावा किया है। लिखा है कि भारत अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील फाइनल हो सकती है। अमेरिका भारत पर टैरिफ घटाकर 15-16% तक कर सकता है। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि भारत अमेरिका के कुछ कृषि उत्पादों के इम्पोर्ट की अनुमति भी दे सकता है। ये सभी रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि भारत और अमेरिका दोनों ही इस तर्ज पर चल रहे हैं कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। लेकिन क्या इन इशारों को सीरियसली लिया जाना चाहिए? जानकारों से समझते हैं। जो सबसे पहले ये हो रहा था कि 3 बार करीब प्रधानमंत्री मोदी से ट्रंप की बात हुई थी। हर बार ट्रंप ये कहते थे कि भारत रूस से तेल खरीदना धीरे धीरे कम करेगा, और जो भारत इसको डिनाई करता था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कई बार कहता था ये मुद्दा आया ही नहीं। लेकिन अभी आज जो सैंक्शंस लगी हैं रोजनेफ्ट पे और लुकोइल पे, उसका भारत पर इम्प्लीकेशन होगा। ये है कि वो सेकेंडरी सैंक्शंस नहीं है। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब है कि अगर भारत उनसे तेल खरीदता होता इस सैंक्शन के बाद भी, इस सैंक्शन के पहले भी, तो उस पर 50% जो टैरिफ लग रहा था वो तो लगता ही रहता। लेकिन इसमें भारत की थोड़ी आप ये कहें फेस सेविंग होगा। पहला होगा कि रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल ये दोनों बहुत बड़े सप्लायर हैं ऑयल के भारत में। भारत इनसे ऑयल खरीदता है, लेकिन ज्यादातर इनके ऑयल जो है हम इंटरमीडियरी से खरीदते हैं, यानी डायरेक्टली भी नहीं खरीदते हैं। तो बीच का एक लेयर है जिससे हम खरीदते हैं, उनको हम पैसे देते हैं। ये अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि रोजनेफ्ट और लुकोइल पे करने के बाद जो भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, वो उनसे तेल खरीदना कम करेंगे कि नहीं। लेकिन जो इंडिकेशंस हैं उनको देख के यही लग रहा है कि
भारत उनसे या जो प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो उनसे तेल खरीदना कम करेंगी। दूसरी बात, जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में जो रिफाइनरी हैं जैसे रिलायंस या न्यारा, रिलायंस ऑलरेडी ये कह चुका है कि वो उसके 2 बड़े रिफाइनरीज हैं जो जामनगर में है। एक जो कंप्लीटली रूसी तेल को प्रोसेस करके रिफाइन करके उनको वेस्टर्न मार्केट में बेचता है, उसको उनको बंद करना होगा क्योंकि वो रोजनेफ्ट से डायरेक्ट खरीदे जाते हैं। दूसरा, जो इंटरमीडियरीज के थ्रू खरीदे जाते हैं जो रिलायंस रिफाइन करता है और भारत में उसकी खपत होती है, तो उस पर भी अभी क्लियर नहीं आ रहा है कि वो रोजनेफ्ट से डायरेक्टली खरीदता है या इंटरमीडियरी से खरीदता है। तीसरा, न्यारा पे पहले ही यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा लिया। न्यारा एक रिफाइनरी है जो रोजनेफ्ट इसका मेजर शेयर होल्डर है, जो गुजरात बेस्ड न्यारा कंपनी है, रिफाइनरी है। तो उसका लगभग आप माने उससे तेल जो रिफाइन होता है वो नहीं हो पाएगा। तो इन 3 चीजों को ये देख के लग रहा है कि भारत पर जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं उनका इम्पैक्ट अब नहीं होगा, क्योंकि भारत दूसरे कारणों से, यानी रोजनेफ्ट और ल्यूकोल जो सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं, उनसे तेल खरीदना बंद कर देगा। तो भारत की बात तो हो गई, लेकिन रूस का क्या? ट्रंप ने यह फैसला लिया ही क्यों? शुरू से शुरू करते हैं। बाइडेन के जाने के बाद जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने नए सिरे से जंग रोकने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन वो अपनी तरकश से पाबंदियों वाला तीर नहीं निकालना चाहते थे। जून के महीने में G7 समिट के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर मैं ऐसा करूं तो अमेरिका का भी नुकसान होगा, इसलिए ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जब बाकी हथकंडों से बात नहीं बनी तो उन पर दबाव बढ़ता गया। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टियों के सांसद पाबंदियों के हिमायती थे। यूक्रेन की भी यही मांग थी। समय समय पर बात तो सेकेंडरी सैंक्शंस तक भी पहुंच जाती थी। सेकेंडरी सैंक्शंस यानी उन देशों पर पाबंदियां जिनका रूस के साथ खरीद फरोख्त जारी है। इनमें चीन और भारत का नाम बार बार आ रहा था। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ तो लगा दिया था, लेकिन उसे सेकेंडरी सैंक्शंस की शक्ल में नहीं पेश किया था। अगर ऐसा करते तो उन्हें चीन के खिलाफ भी वैसा ही रुख अपनाना पड़ता, जिसके लिए शायद वो तैयार नहीं थे। जब भी डेडलाइन आती थी तो वो चिकन आउट कर जाते, अगर मगर करने लगते। मौजूदा पाबंदियां भी प्राइमरी ही हैं, इनका सीधा असर रूस की कंपनियों पर पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट भारत पर भी पड़ सकता है, जैसे कि हमने आपको बताया। लेकिन ट्रंप ने इस फैसले से पहले पुतिन पर आखिरी बार भरोसा दिखाया था। 16 अक्टूबर को उन्होंने पुतिन से फ़ोन पर बात की थी और ऐलान किया था कि दोनों लीडर्स हंगरी के बुडापेस्ट में मिलने वाले हैं। इसके अगले दिन ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे। ट्रंप ने उनसे कहा कि मुझे यकीन है कि पुतिन डील करना चाहते हैं, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद ट्रंप पलट गए, हंगरी की ट्रिप कैंसिल कर दी। ट्रंप ने कहा कि वो ऐसी किसी मीटिंग में नहीं जाना चाहते जो आखिरकार बेकार ही साबित होगी। व्हाइट हाउस ने यह कहा कि दोनों की मीटिंग में सबसे बड़ी बाधा है कि रूस अभी तक फ्रंट लाइन पर लड़ाई जारी रखे हुए है। दिलचस्प ये कि मीटिंग कैंसिल करने से पहले ट्रंप ने पुतिन को एक छूट भी दी थी। यूक्रेन की मंशा के खिलाफ खुलेआम उन्होंने कह दिया था कि ठीक है, फ्रंट लाइन अभी जिस जगह है वहीं से बात शुरू करते हैं। नक्शे पर देखिए, फ्रंट लाइन फिलहाल यहाँ है। यूक्रेन की करीब 20% ज़मीन रूस के कब्जे में है। यूक्रेन अब तक कहता आया है कि उसे कब्जे वाली ज़मीन भी वापस चाहिए, लेकिन ट्रंप की छूट के बाद ज़ेलेंस्की ने भी इस पर हामी भर दी और मौजूदा फ्रंट लाइन पर ही बातचीत के लिए तैयार हो गए। हमारी बातचीत में सबसे ज़रूरी बातें थी कि अपने डिफेंस को कैसे मजबूत रखें, एकजुट कैसे रहें, सिक्योरिटी गारंटी कैसे मिले और इसमें अमेरिका का क्या रोल हो। भविष्य में यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका अहम है। हमने ये भी बात की कि अब राजनीतिक फैसलों की दिशा में कैसे बढ़ें, यानी पीस टॉक्स और कूटनीतिक तरीके से पुतिन को कैसे रोका जाए। इसी वजह से हमारी लंबी बातचीत हुई। इसके बाद आपने ट्रंप के बयान देखे। उन्होंने कहा जहां हैं वहीं रुक कर बात शुरू करें। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा समझौता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुतिन इसे मानेंगे। लेकिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पुतिन अपनी पुरानी मांग पर अड़े रहे। पुरानी मांग क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमेरिका तक ये खबर पहुंचा दी थी कि रूस को पूरा का पूरा डोनबास चाहिए। नक्शे पर देखिए, डोनबास की पूरी ज़मीन पर रूस का कब्जा नहीं है। रूस चाहता है कि बिना लड़ाई लड़े एक डील के बलबूते उसे यह ज़मीन मिल जाए। जाहिर है यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं होगा। हुआ भी यही, लेकिन खबर है कि ट्रंप ने कोशिश ज़रूर की थी। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि अंदर खाने ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा था कि भाई पुतिन को जितनी ज़मीन चाहिए उतनी दे दो, वरना तुम्हारी तबाही तय है। लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं माने, और जब ट्रंप को लगा कि अलास्का की तरह हंगरी से भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना होगा, तब उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी।
मीटिंग कैंसिल होने के कुछ ही घंटे बाद रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल से बड़ा हमला किया। रूस ने 405 ड्रोन और 28 मिसाइलें दागी, जिनमें से 15 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। इन हमलों में 2 बच्चों समेत कुल 7 लोग मारे गए। इनमें से एक हमला ऐसा था जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। इसमें रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक किंडरगार्टन को निशाना बनाया था। ज़ेलेंस्की ने इस हमले की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे साबित होता है कि रूस पर जंग रोकने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं डाला गया है। कहा जा रहा है कि इस हमले की खबर के बाद ट्रंप ने आखिरी रास्ता अपना लिया और ये फैसला लिया। ट्रंप के इस फैसले से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दिल में उम्मीद जगी है। दुनिया अब उनके लिए सुगम है। व्हाइट हाउस की यादें धूमिल हो चली हैं। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, जंग को लंबा खींचने और दहशत फैलाने की कीमत चुकानी ही होगी। ज़ेलेंस्की को ट्रंप के अलावा सच्चे दोस्तों की मंडली से भी तोहफा मिला है। 23 अक्टूबर को यूरोपियन यूनियन EU ने भी रूस के खिलाफ पाबंदियों की नई लिस्ट जारी की है। इसके तहत रूस के लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG के इंपोर्ट्स पर रोक लगी है। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर भी वार किया गया है। रूस के राजनयिकों की विदेश यात्राओं पर लिमिटेशंस लगाई गई हैं। इस तरह ट्रंप के आने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रंप और EU का रवैया पुतिन को लेकर सेम है। लेकिन EU का LNG पर रोक लगाने का फैसला मामूली नहीं है। अब तक यूरोप में रूस की गैस कई पाइपलाइंस और बंदरगाहों से पहुंचती थी, लेकिन इस फैसले के तहत EU अब तैयारी कर रहा है कि वो अपने 27 देशों को रूसी ईंधन से पूरी तरह दूर कर ले। इस पैकेज में रूस के उन रास्तों पर भी वार किया गया है जिनसे वो अब तक पाबंदियों को चकमा दे रहा था, जैसे क्रिप्टो करेंसी। दूसरा बड़ा निशाना है रूस की शैडो फ्लीट, यानी वो जहाज़ जिनमें रूस अपनी तेल के खेप दुनिया में चोरी छिपे अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा रहा था। ये जहाज़ अक्सर पुराने, जर्जर और फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले होते हैं। अब EU ने ऐसे 100 से ज़्यादा नए जहाज़ों पर पाबंदियां लगा दी हैं। इन खबरों से इतना साफ है कि अमेरिका और EU रूस के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। लेकिन क्या रूस उनके आगे झुकेगा? समझते हैं जानकारों से। जाहिर है इसका इम्पैक्ट वॉर इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत इनका इस समय रेवेन्यू ज्यादा हो रहा, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, डिफेंस बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके जो सब्सिडाइज कर रहा है। लेकिन रूस अभी भी कह रहा है, दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हो सकता है 5 महीने, 6 महीने, साल भर नहीं हो, लेकिन इसका रियल इम्पैक्ट धीरे धीरे फील करना रूस शुरू करेगा। हो सकता है कि रूस का अगर रेवेन्यू कम हो जाए तेल से, तो वो युद्ध यूक्रेन के साथ जो चल रहा है उसको एक बार रीथिंक करे, क्योंकि रेवेन्यू उसका ऑलरेडी कम हो गया है और आगे जाके और भी कम होगा। और तीसरा, जो यूरोपियन यूनियन ने कहा 2027 के बाद जो LNG खरीदते हैं रूस से, और यूरोप काफी खरीदती है अभी भी, वो पूरी तरह बंद हो जाएगा। तो कई तरह से रूस के रेवेन्यूज को घेरने की कोशिश की जाती है, जिसको यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कहते हैं ये ब्लड मनी है। और कई तरह से अब ये मानने लगे, और इसीलिए ज़ेलेंस्की या यूक्रेन इस समय ज्यादा अटैक कर रहे हैं उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस पे, रिफाइनरीज पे, कि उनका जो फाइनेंसिंग ऑफ वॉर है वो रोका। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी, मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े देश सऊदी अरब ने विदेशी मजदूरों के हित में बड़ा फैसला किया है। इसके तहत देश में 70 साल पुराने काफाला सिस्टम पर रोक लगा दी गई है। इससे 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा विदेशी मजदूरों को फायदा पहुंचने का अनुमान है। इनमें ज्यादातर लोग भारत, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस से आते हैं। तो इतने लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला काफाला सिस्टम था क्या? काफाला शब्द असल में काफिल शब्द से आता है। काफिल माने स्पॉन्सर या जिम्मेदार व्यक्ति। तेल मिलने से पहले खाड़ी देशों में छोटी छोटी और आपस में जुड़ी हुई कबीलाई बस्तियां थीं। जब कोई बाहरी व्यापारी, नाविक या मेहमान वहां आता था तो वो अपने आप इधर उधर नहीं घूम सकता था। उसे एक स्थानीय जमानतदार की जरूरत होती थी, जिसे काफिल कहा जाता था। वही उसके व्यवहार और उसके कर्जों की जिम्मेदारी लेता था। शुरुआत में इसका मकसद किसी पर नियंत्रण रखना नहीं था, बल्कि भरोसे और सुरक्षा का एक तरीका था। कट टू 1950s, तब खाड़ी के देशों में तेल उद्योग तेजी से बढ़ रहा था। तेल की मांग बहुत तेज बढ़ रही थी और इन देशों में स्थानीय लोगों की संख्या कम थी, इसलिए उन्हें बहुत सारे विदेशी मजदूरों की जरूरत थी। विदेशी मजदूरों के आने जाने और काम करने को नियंत्रित करना भी जरूरी था, इसीलिए काफाला सिस्टम बनाया गया। इसमें काफिल को बहुत ज्यादा ताकत दी गई। जब कोई मजदूर इन देशों में काम करने आता तो वो काफाला सिस्टम के तहत ही एंट्री करता और उसके ऊपर वहाँ के नियम और कानून लागू होते। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान और जॉर्डन जैसे देशों में अभी भी ये सिस्टम मौजूद है। इसके तहत काफिल तय करता है कि मजदूर क्या काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, उसकी सैलरी कितनी होगी और वो कहाँ रहेगा। काफिल की इजाज़त के बिना नौकरी नहीं बदल सकते, देश नहीं छोड़ सकते और अधिकारियों से सीधे शिकायत नहीं कर सकते थे। इस वजह से मजदूर अक्सर काफिल के कंट्रोल में फंस जाते थे।
अगर मालिक उनके साथ बुरा व्यवहार करता, कम वेतन देता या उनसे 18 घंटे काम कराता, तब भी वे आसानी से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह काम नहीं ढूंढ सकते थे। अगर कोई मजदूर बिना इजाज़त के नौकरी छोड़ता था तो उसे अवैध निवासी माना जाता था और उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। मजदूर देश छोड़कर अपने घर भी नहीं जा सकते थे, यहाँ तक कि फैमिली इमरजेंसी में भी नहीं। मजदूरों को कैदी जैसा बनाने के लिए काफिल अक्सर उनके पासपोर्ट ले लेते थे। पहचान पत्र न होने और यात्रा का कोई साधन न होने के कारण वे और ज़्यादा फंस जाते थे। हालात बिल्कुल वैसी ही होती जैसी एक बंधुआ मजदूर की होती है। मानवाधिकार संगठनों का भी यही मानना था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO काफाला सिस्टम की दशकों से कड़ी आलोचना करते रहे हैं। वे इसे आधुनिक गुलामी कहते हैं क्योंकि इस व्यवस्था ने श्रमिकों के सबसे बुनियादी अधिकारों को छीन लिया था, जबरन श्रम और मानव तस्करी को बढ़ावा दिया था। लेकिन अब सऊदी अरब के नए फैसले से इन मजदूरों को राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के मुताबिक अब मजदूरों को अपने कफील की मर्जी के बिना नौकरी बदलने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा देश छोड़ने या वापस आने के लिए अब एग्जिट वीज़ा या कफील की अनुमति हमेशा ज़रूरी नहीं होगी। नए नियमों में अब मजदूरों को कानूनी मदद देने का भी प्रावधान है। मतलब अगर उन्हें वेतन नहीं मिलता, काम का माहौल ख़राब है या दूसरी दिक्कतें हैं तो शिकायत करने और न्याय मांगने के रास्ते आसान होंगे। इसके अलावा नए नियमों में रोज़गार कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था भी साफ कर दी गई है। अब गैर सऊदी मजदूरों के लिए काम की अवधि, मजदूर और कंपनी के अधिकार, वेतन और भत्तों को लिखित रूप में तय करना ज़रूरी होगा। हमारी अगली खबर उस चीज़ से जुड़ी है जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। मच्छरों के कहर से अछूते देश आइसलैंड में भी अब इनका आतंक शुरू हो गया है। पहली बार आइसलैंड में मच्छर पाए गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ के हालात कीड़े मकोड़ों के लिए अब अनुकूल होते जा रहे हैं। BBC के मुताबिक अब तक आइसलैंड दुनिया के उन कुछ जगहों में से था जहाँ मच्छरों की आबादी नहीं थी। ऐसी दूसरी जगह है अंटार्कटिका। वैज्ञानिकों ने पहले ही वार्निंग दी थी कि मच्छर आइसलैंड में फैल सकते हैं क्योंकि यहाँ कई मैदानी और पानी वाले इलाके हैं जहाँ ये पनप सकते हैं। हालांकि कई प्रजातियाँ वहाँ की कठोर ठंड में नहीं बच पाएंगी, लेकिन आइसलैंड का तापमान बढ़ रहा है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तुलना में 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वहाँ की जल धाराओं में सर्दियों के जीवों की बजाय गर्म क्षेत्रों की मछलियाँ देखने को मिली हैं। दरअसल पहले आइसलैंड ने मच्छरों की कमी का मुख्य कारण था ठंडा मौसम और स्थिर पानी की कमी, जहाँ ये पनप सकें। लेकिन इस साल देश ने तापमान के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और मच्छर भी पनपा दिए। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।